सबसे पहले वादों और दावों की भरमार। जितने आप देहात कहेंगे उनको बिजली फराहम की जाएगी। ये कतई नहीं हो सकता कि हम जीरो लोड शेडिंग कर दे पाकिस्तान में। सिंध वालों को रोटी कपड़ा मकान मिला। रोटी कपड़ा मकान। पंजाब में कौन सी खुशहाली आई? हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई या नहीं? तब्दीली नहीं रही। सबका होगा पोस्टमार्टम। समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज हम करेंगे पोस्टमार्टम सियासी जमातों के मंशूर का। मंशूर में तो आवाम को सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के अलमबरदार जमातें इनको गौर से देखें तो यहाँ बादशाहत और मौरूसी सियासत के गहरे बादल नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अपने खानदान को सियासत में मुकद्दम रखना ही सियासी जमातों का असल मंशूर है। मुल्क में जारी मौरूसी सियासत का अहवाल बता रही है साथी एंकर सिद्रा मीर। मौरूसी या खानदानी सियासत पाकिस्तान में एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर देखी जाती है। पार्टियां जितना भी इसके खिलाफ हों, लेकिन टिकट उन्हीं सियासी खानदानों को मिलता है। शरीफ फैमिली की बात की जाए तो नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम रहे, उनकी बेटी यूथ लोन स्कीम की चेयरपर्सन रहीं, भाई वजीर आला पंजाब हैं, बीवी कुलसूम नवाज, भतीजा हमजा शहबाज, दामाद कैप्टन सफदर, ये सब मेंबर कौमी असम्बली हैं। रिश्तेदार आबिद शेर अली को वजारत भी मिली हुई है, जबकि समधी इसहाक डार सेनेटर बन गए हैं। तहरीक इंसाफ भी किसी से पीछे नहीं है। परवेज खटक ने खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभाली हुई है। दामाद इमरान खटक, नौशहरा से भाभी नफीसा खटक और भाई की बेटी साजिदा बेगम ने भी कौमी असम्बली की सीट जीती हुई है। वजीर आला के भाई लियाकत खटक नौशहरा जिला के नाजिम हैं, जबकि लियाकत के बेटे अहद खटक तहसील नाजिम हैं। सिंध की मौरूसी सियासत में भुट्टो खानदान का नाम लिया जाता रहा है। जुल्फिकार भुट्टो की शहादत के बाद उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो ने पार्टी कमान संभाली, फिर बेनज़ीर भुट्टो आगे आ गई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी यही साइकिल चला और इनके शोहर आसिफ अली जरदारी आगे आ गए और फिर बेटे बिलावल को पार्टी की जिम्मेदारियां मिल गई। साबिक सदर ने अपनी दो बहनों फरियाल तालपुर और अजरा फजल की सियासत में एंट्री करवाई, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं। फरियाल तालपुर के शोहर मीर मुनव्वर भी मेंबर असम्बली हैं। आज इसी नुक्ते से हम पोस्टमार्टम का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ये अहम बात है और इसी पे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है PTI से खुर्रम शेर जमान साहब ने। इसके अलावा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से हम्माद गजनवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इसके अलावा बाकी पैनल में भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई। दीगर मेहमान भी रफ्ता रफ्ता इस सफ़र का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले खुर्रम साहब, हमने देखा ये, अगर हम कराची की बिलखुसूस बात करें तो सबको पता है कि MQM का हमेशा से नारा रहा है कि 98% गरीब और मुतवसत तबके की जमात, और जो रियास जिसको आप वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम कहते हैं, उसके खिलाफ सारी स्ट्रगल। वो क्या हुआ, ये बात तो बात की बात है। PTI को देखें तो PTI इस नारे के साथ आई थी कि तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन बहुत से मुखालफिन ये कहते हैं कि जो लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है लोधरा में, जब तरीन साहब के बेटे आए, तो क्या ये मौरूसी सियासत नहीं है? कहा इसको ये जाता है कि जब अपने ऊपर आती है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, अपने ऊपर आती है तो MQM भी यही कहा करती थी कि देखें हम क्या करें, हमें तो इसी निज़ाम में उतर के लड़ना है। आप इसकी क्या तौजीह पेश करेंगे? देखिए, मौरूसी सियासत के बारे में जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से जब उसको देखा जाता है तो लीडरशिप की तरफ से देखा जाता है। जैसा कि मिसालें आपके सामने हैं कि भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के बाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उनके बाद फिर उनके शौहर जरदारी आए, फिर उनके बाद जो है इनके बच्चे बिलावल आ गए, सुनो उनकी बाकी बच्चियाँ भी आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आप PMLN के अंदर देखें तो नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के साथ साथ उनके भाई जो थे वो पंजाब के जो हैं चीफ मिनिस्टर थे। अब साथ साथ इनकी बेटी जो हैं वो अलग एक दूसरी कैंडिडेट बन गई कि उन्होंने शायद आगे चल के मामलात को लेकर चलना है। नवाज शरीफ उतरे हैं, तो अब नवाज शरीफ के बाद जो हैं शहबाज शरीफ जो हैं वो PMLN के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ में देखें तो तहरीक इंसाफ में आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं या उनके जो बहन भाई हैं वो उनके साथ आपको राइट या लेफ़्ट नज़र आएंगे। देखें, मैं खाली इस हद तक मौरूसी सियासत को देखता हूँ। उसके बाद अगर नीचे कोई मिनिस्टर्स हैं या उनके भाई हैं तो वो तो देखें पूरी फैमिलीज़ हैं जो पार्टी के अंदर जो है ज़माने से चल रही हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी है। लेकिन जो बेसिकली मेरी नज़र में मौरूसी सियासत देखी जाती है वो इसी नज़र से देखी जाती है कि लीडरशिप की तरफ से देखी जाती है कि लीडरशिप के कितने मेंबर्स हैं वो हैं।
जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको नजर मुझे आपका ये पॉइंट ज़रा तस्दीक के लिए ले जाने दीजिए हम्माद गज़वी साहब के। हम्माद साहब, चलिए एक पॉइंट लेते हैं और हम बात करते हैं कि मॉरिशस सियासत में आखिर मसला क्या है, क्या इशू है। जब एक बढ़ई का बेटा बढ़ई बन सकता है, जब एक कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बन सकता है, तो कहा जाता है सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं बन सकता? ये आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें आप देखिए कि मेरा ख्याल है जो नुक्ता एतराज़ लोग उठाते हैं ना, वो ये है कि आप बहुत जूनियर लोगों को एकदम लाकर बहुत सफ़े अव्वल में बिठा देते हैं, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि अब ये आपके कायद होंगे आज से। तो वो ज़रा सी एक ऐसी सूरत हाल होती है जिस पर बहुत जो सीनियर लीडर हैं वो पब्लिकली नहीं तो कम से कम दिल में ज़रा बुरा मनाते हैं। लेकिन ये जो आपने बात कही ना फैसल, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बढ़ई का बेटा बढ़ई, और ख़ास तौर पे ये जो बच्चे होते हैं सियासी फैमिलीज़ के, ये आगाज़ से इनको लोग आसपास नज़र आते हैं, पंचायतें नज़र आती हैं, चौपालें नज़र आती हैं, लोगों से कैसे डील करना है, झगड़े कैसे आते हैं, इनकी तरबियत मुसलसल हो रही होती है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि गाने वालों का बच्चा जो है उसकी तरबियत ना भी की जाए तो वो सुर में होता है, फिर भी उसको 3 ताल गिननी आती है। यानी मतलब ये कि वो घर का एक माहौल होता है, उससे लोग सीखते हैं, और सारी दुनिया में है ये मामला। हमारे यहाँ पर इसमें एक एडिशनल बात भी है, और वो है हमारी जो सियासी सूरत हाल होती है और जो उसका इंतशार है, वो कई हालात में ज़रूरी हो जाता है कि आपको बहुत बावफा लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के प्रेशर्स आते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उन्हें उठा सके। तो उसमें फिर ख़ानदान के अफराद जो हैं वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। इस वक्त भी आप देख लीजिए मुल्क में लगभग कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही। राइट, अब हम यही आइडेंटिफाई की कोशिश कर रहे हैं कि गलती क्या है। मेरे हिसाब से गलती ये है कि ठीक है सियासतदान का बेटा सियासतदान ज़रूर बने, लेकिन मसला उस वक्त आता है जब रेड टैपिज्म आ जाती है। और हमने यही देखा कि लीडरशिप, जैसे खुर्रम शेरजमान भी बात कर रहे हैं, जब लीडरशिप का पास ऑन होना विदाउट मेरिट, यहाँ पे मसला आता है। जब विदाउट मेरिट ऐड करूंगा कि इसमें फिर देखिए ना एक ये इशू आ जाता है कि जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं, लेट्स से कि मैं अगर आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 2013 में सबसे पहले सियासत, 2 महीने पहले सियासत में आया, मैं MPA बन गया। अब क्या आप क्या समझते हैं कि सारी ज़िंदगी मैं MPA ही रहूँगा? मेरी ख्वाहिश है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पार्टी का चेयरमैन बनूँ। तो बात असल में ये है कि हर एक को जो है मौका मिलना चाहिए। अगर होता क्या है कि लीडर्स जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को ले आते हैं और पूरी पार्टी के अंदर जो है ना वो एहसास एक कमतरी आ जाती है कि उसने तो सारी ज़िंदगी MPA रहना, उससे आगे जाना नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्टी के, उनका ये राइट है कि वो आगे निकले और चेयरमैनशिप तक जाएँ। वो ठीक है, जैसे कि आपने बात की है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। और हमने बात किया कि बहुत सारी सियासी जमातें हैं कि जो इस चीज़ को मंशूर का हिस्सा बनाती हैं कि वो शफाफियत लाएंगी और मेरिट को लेके आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त खड़ा हो जाता है कि जब उनके अपने भाई बंधु और अहबाब इस वजह से आ जाते हैं कि वो अहबाब हैं और उनका और कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने हुक्मरान जमात नून लीग के मंशूर का तफसीली पोस्टमार्टम किया था। आज इस सिलसिले को हम जोड़ रहे हैं तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात तहरीक इंसाफ के मंशूर से। 2013 के आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ ने मंशूर का ऐलान किया। इमरान खान ने सेहत, तालीम, रोज़गार और बिजली की फराहमी के वादे किए। ये वादे सुनते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि पूरे कितने हैं। ये मंशूर है, इसके पीछे ये पॉलिसी पेपर। पहली दफा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी ने पावर में आने से पहले डिटेल्ड पॉलिसी पेपर्स बनाए। आज मैं ये चैलेंज करता हूं कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में हमारे से मुकाबला कर ले स्टेज पे भी, जो उनकी पॉलिसीज क्या, हमारी पॉलिसीज क्या। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। खासतौर पर देहाती इलाकों में हर गाँव अपना प्राइमरी स्कूल, अपना डिस्पेंसरी, डेवलपमेंट फंड, अपने ज़मीनों के मसले हल अपने गांव के अंदर करें। यानी अवाम को एक बल्दियाती निज़ाम दे के अवाम को इक़्तिदार मिल जाए। तालीम में पूरी कोशिश है कि तालीम के अंदर इंसाफ हो, एक निसाब हो सारे पाकिस्तान में। ये डिटेल्ड पॉलिसी पेपर है कि हमने करप्शन 90 दिन में कितनी कम करनी है। मैं समझता हूँ कि बड़ी करप्शन 90 दिन में ख़त्म हो सकती है। पूरा हमने इस पर स्टडी दी है आपके सामने, एक एक बिजली घर की स्टडी की है कि कैसे हम उसमें से बिजली ज़्यादा बनाएंगे। तो कोई इसके अंदर हवाई बात नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात, तालीम, सेहत,
ये आम आवाम तक पहुंचाई जाए। इस पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और जो इंशाल्लाह कैबिनेट के हिस्सा बनेगी, इनको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, इनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने एरिया में कामयाब लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल डिपोलिटिसाइज करेंगे, पुलिस को डिपोलिटिसाइज और डिवॉल्व करेंगे, अपने से पावर लेके पावर को डिवॉल्व करेंगे। हमारा काम होगा कानून साजी और पॉलिसी बनाना। हमारा काम नहीं होगा कि एयरलाइन चलाना और रेलवे चलाना और उसमें से पैसे खाना। ये मंशूर है ही पाकिस्तान के सारे पिसे हुए तबके के। हमारा टारगेट टैक्स का है कि अभी 9% है जीडीपी का, हमारा टारगेट है 4000 अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। पार्टी जब टिकट्स देने आएगी तो हम 25% पाकिस्तान के नौजवान जो 35 साल की और उम्र से कम है उसको हम टिकट देंगे। हमने बाहिसियत पार्टी फैसला किया है कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा जाया होता है। और अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान की हुकूमत ने कर्जे लेने में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वफाक के कर्जों पर तनकीद करने वाली हुकूमत जाते जाते खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खरबों का मकरूज कर गई है। बुशरा भट्ट ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। कोल तोड़ने के दावे रह गए धरे के धरे। वफाक पर तनकीद करने वाले कप्तान के अपने सूबे की बारी आई तो इमरान खान ने चुप साध ली और उनकी हुकूमत ने खामोशी से सूबे को धकेल दिया सूदी कर्जों की दलदल में। पाकिस्तान बनने से लेकर 2013 तक हमारा सूबा जो है वो 33 अरब का कर्जदार था, लेकिन 2013 से लेकर 2018 तक 366 अरब जो है तो इन्होंने कर्जा लिया है। आखिर ये कर्जा कहाँ पे गया? कर्जों की शरह में इजाफा क्यों हुआ? इसी सवाल का जवाब दिया वजीर खजाना ने बड़ा निपा तुला। अमेरिका भी कर्जदार है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान जो बात कर रहे थे वो अपने मरकजी हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे। अगर मैं मरकजी हुकूमत में आऊँ तो मैं कर्ज नहीं लूंगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सिर्फ तवानाई के लिए $325 मिलियन और बस मंसूबे के लिए $505 मिलियन का कर्जा लिया। कैमरामैन कामरान खान के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। चराग तले अंधेरे का मुहावरा तो सभी ने सुना होगा। नौशेरा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के आबाई हल्के पर यह मुहावरा पूरी तरह सादिक आता है, जहां तब्दीली का नारा मुंह चढ़ा रहा है। कैसे? नौशेरा से फयाज अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई हल्के और देखते हैं वहां कितनी तब्दीली आई है। शिकस्ता सड़कें और टूटी फूटी गली कूचे, जगह जगह गंदगी के ढेर और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। ये तस्वीर है तब्दीली के दावेदार वजीर आला परवेज खटक के आबाई हल्के मांकी की, जहाँ के अवाम अब भी हैं हकीकी तब्दीली के मुंतजिर। ये वजीर आला का डेरा है, उसके सामने देखो ये क्या पड़ा हुआ है, डेरान पड़ा हुआ है, इसकी तरफ भी पड़ा है, इसकी तरफ है, उसका गली जो है ना उसको ये जरा देख लो। यहाँ पर जो है ना सब सिफारिश है, कुछ खास बंदे उसके पंचे बंदे, उसके काम भी होता है, उसका सब कुछ जो है ना होता है। स्कूलों की हालत जार ऐसी के हुक्काम एक ही कमरे में कई जमातें ठोंसने पर मजबूर। इलाके में हायर सेकेंडरी स्कूल तो बना लेकिन इसमें इल्म की रोशन शमा न हो सकी। अस्पताल का ढांचा तो बना मगर सहूलियात न दारत। बिल्डिंग बनी है लेकिन सहूलियात तो वो नहीं है ना डॉक्टर कोई है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है और पंखे भी नहीं है, हम इस चटाइयों पर बैठते हैं। बजट अदादो शुमार के मुताबिक नौशेरा की तरक्की पर खर्च किए गए अरबों रुपए, मगर तरक्की अब भी हकीकत से है कोसों दूर। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, नौशेरा। और हमारे इस पैनल में हमें ब्यूरो चीफ कराची फराल आरिफ ने भी ज्वाइन किया। इसके अलावा ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक और ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वलीद भी। लेकिन उनकी जानिब जाने से पहले अवाम क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे के अवाम को क्या खुश कर पाएंगे? उनके अपने आबाई हल्के के लोग उनकी कारकर्दगी से कितने खुश हैं और कितने नाखुश? अवाम का क्या कहना है, सुनिए। बिल्डिंग बनी है लेकिन सहूलियात तो वो नहीं है ना डॉक्टर कोई है, एक दो डॉक्टर है। ये कहते हैं कि ये 2 शिफ्टों में आप दूसरे शिफ्ट में आ जाए, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ क्लास 4 होंगे। पहले भी अस्पताल था, अभी नया बिल्डिंग बनाया, उसने बोझ क्लास 4 भर्ती किया अपने आदमी। और स्कूल अस्पताल के अंदर जो न डॉक्टर है न कंपाउंडर है, आम आदमी जो है ना वैसे टोकरे खाते। यहाँ पर जो है ना सब सिफारिश है, कुछ खास बंदे उसके पंचे बंदे, उसके काम भी होता है, उसका सब कुछ जो है ना होता है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि ये स्कूल इन लोगों ने गिराया है। आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन असातिज़ा को प्रॉब्लम है और बच्चों को प्रॉब्लम है। एक क्लास में, एक कमरे में तकरीबन 8-8 क्लासें इन लोगों ने बिताई हैं।
पैनल का रुख करते हैं, तारिक आफाक की जानिब चलते हैं। तारिक, ये बात अपनी जगह के क्रिटिसिज्म तो अलग बात है, लेकिन किसी भी इलाके के MNA या MPA से सवाल नहीं किया जा सकता है कि उसके हल्के में क्यों ये चीज़ नहीं हो रही है। वो सेकेंडरी सवाल होगा। प्राइमरी सवाल वहाँ के चेयरमैन, काउंसलर और UC चेयरमैन इनसे होगा। लेकिन जिस इलाके का MNA है या MPA है या फिर वज़ीर आला का अपना हल्का है, वो जाके वहाँ विजिट तो कर सकते हैं ना। वो जाके वहाँ पे UC चेयरमैन की सरजनिश तो कर सकते हैं कि आपको फंड्स आते हैं, लोकल बॉडीज़ आपके हाथ में हैं, पावर्स डेवल्यूट हो गई हैं, तो आपने क्या किया अब तक? देखिए फैसल, एक तो आपने ये जो सवाल किया ना कि ये तो जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं या नाजिम है, ये उससे बंदा सवाल यार आपके इलाके में कितनी तब्दीली आ चुकी है। ये आप उस सूरत हाल की बात कर रहे हैं जो आइडियल हो, और जब हकीकी मानों में पावर डिवाल्व होके इन बल्दियाती नुमाइंदों के पास आ चुके हों तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं। यहाँ तो अब भी जो ना बल्दियाती निज़ाम के बावजूद भी सब कुछ वज़ीर आला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ंड, तरक्याती फ़ंड जारी होते हैं। जो अरकानी असम्बली उनके ज़्यादा करीब है उनको ज़्यादा फ़ंड मिलता है, जो अरकानी असम्बली उनसे दूर है, नाराज़ थे या उनसे दूर थे, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, उनको एक पाई तक नहीं मिली है। और फिर आपने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा देखे, उस दिन तो आप तनकीद कर रहे थे कि ख्वाजा साद रफ़ीक अपने हल्के में इतना नहीं गया, नवाज शरीफ अपने हल्के में नहीं गया, और इस खटक तो सबसे ज़्यादा अपने हल्के में जाता है। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 5 साल का बजट रिकॉर्ड उठा के देख लें तो सबसे ख़तीर रकम जिस ज़िले को के लिए मुख्तस की गई थी वो नौशहरा था, जो उनका अपना आबाई ज़िला भी है और ये मान के उनका अपना आबाई हल्का भी है। अब आपने ये देख लिया कि वहाँ पे तब्दीली कितनी आ चुकी है, और वहाँ पे अगर टूटी फूटी आपने सड़कें भी देख ली हैं, शिकस्ता गलियाँ भी देख ली हैं आपने, स्कूलों की हालत इज़ार भी आपने देख ली हैं, और अस्पतालों की जो नागुफ्ता हालत थी वो भी आपने मुलाहिज़ा कर ली है। तो ये सिर्फ नौशहरा की हालत है। नौशहरा वो ज़िला जो वज़ीर आला का अपना ज़िला है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि यार यही सूरत हाल जब आप टांग में जाएंगे वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, कोहिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। वहाँ तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सरकारी स्कूलों के लिए जगह नहीं है। उस दिन आपने एक रिपोर्ट चलाई थी जी कि जहाँ पे बच्चों को जो ना खुले आसमान तले वो मजबूर है तालीम हासिल करने पे। कोहिस्तान सबसे आपका पसमानदा इलाका है, आपने वहाँ एक पाई जो ना रकम नहीं दी तरक्याती कामों। तो फिर आपके मुताबिक, तो जब आपके दावत मुताबिक तारिक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़ैरात इस वक्त अपने पास ही रखे हुए हैं, और ख़र्चा भी सबसे ज़्यादा ख़तीर रकम है जो कि उनके हल्के में खर्च हो रही है। कहाँ जा रही है पता नहीं। खुर्रमशेर ज़मान साहब, कराची में बैठा हुआ शख्स जब ये देख रहा होगा तब्दीली वाली सरकार पे, जब उसने ये सारी डिस्कशन सुनी होगी और ये रिपोर्ट देखी होगी, तो वो अब ये सवाल करेगा कि जहां आप सबसे ज़्यादा ये दावे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तब्दीली KPK में आई है, अब 2018 में वो ये तब्दीली देख के क्यों वोट दे PTI को? आप मुझसे पूछिए। अच्छा देखें, ये इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है ना। देखें जिस तरीके से आपने इस वीडियो को दिखाया या जिस तरीके से शिकायत आती हैं, ये तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने बताया कि KPK किसी इलाके के अंदर, किसी शहर के अंदर अगर सफाई नहीं है, या कोई एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसको आपने बताया, टारगेट किया है कि देखें ये हॉस्पिटल है जहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा है, तो देखिए हम इसको हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं। इसको हम कभी भी नहीं समझेंगे कि आप हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को बेहतर करेंगे, जहाँ की शिकायत आई है हम इसको नोट करेंगे। लेकिन क्या इस बात को आप नहीं मानते कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर इन 5 सालों में किसी सूबे ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो परफॉर्मेंस तो वो है ही इनकी KPK की परफॉर्मेंस है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसके ऊपर शिकायतें भी उन्होंने की हैं कि काम नहीं हो रहा है या फला सेक्टर में काम नहीं हुआ। एक जगह उन्होंने बताया कि पानी के आपके पास लैब्स नहीं है, पानी उन्होंने टेस्ट करने के लिए पंजाब में भेजा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की तारीफ़ की है कि उन्हें सिस्टम बहुत बेहतर चला रहे हैं। उन्होंने IG की बहुत तारीफ़ की है कि इनफैक्ट उनके अल्फाज थे कि मुझे फ़ख्र है कि आपने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए ये एक ऐसा सूबा था KPK को जो कि एक तबाहाली का शिकार था और बड़े मसाइल थे यहाँ पे। आज हालात वहाँ के बहुत बेहतर हो गए हैं। वहाँ के डेफिनेटली हमने स्कूलों के अंदर बहुत बेहतरी लेकर आए हैं। पिछला 1 साल में आपको बताऊँ 2016-17 के अंदर 1.5 लाख बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल से ज्वाइन किया है। उसके अलावा अगर आप हेल्थ के देख लें तो हेल्थ के अंदर भी बहुत बेहतरी आई है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जो पिछले 50 साल से तो तबाही हुई थी उसको PTI ने 5 साल में ठीक कर दिया। लेकिन मैं आपको बड़ा फ़ख्र से कहूँगा, बहुत मुझे एक प्राउड फीलिंग है कि हमने KPK के अंदर बहुत बेहतरी लेकर आए और इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट आप इलेक्शन के अंदर देखेंगे। और जैसे कि आपने खुर्रम साहब ये कहा भी है कि चीफ जस्टिस साहब, तारिक साहब अगर हम ग्राउंड पे चल के बराह रास्त बात कर लें, ग्राउंड की सूरत हाल हम ग्राउंड पे ही देख लें, तो हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। फैयाज से उनकी जानिब हम चलते हैं। फैयाज, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पेशावर के दौरे के दौरान KP हुकूमत का पोस्टमार्टम किया था। तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी से मुतालिक केसेस ने इन तमाम मामलात का क्या कुछ किया, हमें बताएं आप ज़रा।
जी देखिए फैसल, पहले तो ये कि इमरान खान जब आए यहाँ पर तहरीक इंसाफ, उनका मंशूर में ये शामिल था कि सेहत तालीम से मुतल्लिक उनका जो है स्लोगन था, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और सबसे ज़्यादा बजट इन दो सेक्टर्स के लिए मुख्तस हुए। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर अपने दौरे पे पेशावर में यहाँ पर आए तो ये दो चीज़ें ही ज़्यादा ज़ेर बहस रही, यानी हस्पतालों की हालत के हवाले से बात हुई, स्कूलों की हालत ज़ार की बात हुई और पीने के साफ़ पानी की बात हुई। तो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि जो तब्दीली का उन्होंने सुना था, जो चर्चे उन्होंने सुने थे इस हुकूमत के और जो प्रेजेंटेशन को इस्लामाबाद में पेश किया गया था, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। वो ख़ुद सबसे बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग गए, वहाँ पे विज़िट किया तो वहाँ पर शहरियों की जानिब से मसाइल के अंबार लग गए। किसी ने बेड ना होने का रोना रोया तो किसी ने मेडिसिन की कमी का शिकवा किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है और इसके अलावा उन्होंने भी गम गुस्सा का भी बरहमी का इजहार किया। ये कहा कि यहाँ पर पानी टेस्ट करने के लिए उनके पास लैब भी मौजूद है, यानी वो टेस्ट के नमूने जो है पंजाब से करवाए जाते हैं और पीने के साफ़ पानी का सर्टिफिकेट आप किस तरह देते हैं, तो इस पर भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा अगर स्कूलों की बात की जाए तो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये पूछा कि आपने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में कितने नए स्कूल बनाए हैं, तो इसका जवाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास नहीं था। इसके अलावा हेल्थ केयर कमीशन जो कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह इस सूबे में लेने वाली है, उसके CEO, उनसे पूछा गया कि यहाँ पर कितने अताई रजिस्टर्ड हैं, डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, तो उनके पास वो भी फिगर मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए, पीने का साफ़ पानी हो, इसके अलावा गंदगी के हवाले से हो, स्कूलों की हालत ज़ार हो, अस्पतालों की हो, तो उस पर जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, वो आखिर में यही थे कि जो तब्दीली का वो सुनकर आए थे वो काफ़ी मायूस हुए हैं। नहीं है, ये वो नहीं है। उनकी काफ़ी तारीफ की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं और IG खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी काफ़ी तारीफ हुई, उनको कहा है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की तारीफ नहीं हुई। ऑलराइट, ठीक है। तो तारिक आफाक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं जो ना ये कहना चाह रहा था कि खुर्रमशेर जमान साहब अभी फरमा रहे थे कि 1.5 लाख बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में आए हैं प्राइवेट इदारों की तरफ से। तो खुर्रमशेर जमान साहब, आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें हमें ये भी पता चल सके कि कितने बच्चे जो है अभी तक सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट तालीमी इदारों में गए हैं? और यही क्वेश्चन मैंने जो सूबाई वज़ीर तालीम है आतिफ़ खान, उनसे भी किया तो उनके पास भी इसके जवाब नहीं था। दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं कि तब्दीली आप लाए हैं, देखें तब्दीली की सूरत हाल तो आपने ये देखी कि कल परसों तरसों और आज पेशावर में बारिश, और उस बारिश की वजह से पूरा पेशावर जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जिस सड़क पर आप जाए तो घुटनों तक उसमें पानी खड़ा है। कल चीफ जस्टिस साहब ने जब रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि पूरे निकासी आपका ये पानी जो है कहाँ जाता, कहाँ पे है, यकीन जाने के जवाब क्या था कि ये दरियाओं में जाता है। अब जिस हुकूमत के पास निकासी आपके लिए कोई प्रोग्राम ना हो, जिस हुकूमत की सेहत की सूरत हाल ये हो कि उसके पूरे सूबे में बन यूनिट ना हो, बन हॉस्पिटल ना हो, जले हुए मरीज़ जो है वो पंजाब हम शिफ्ट करके जा रहे हैं, खारियाँ लेके जा रहे हैं, दूसरे उसमें इलाकों में लेके जाते हैं, जहाँ पे पूरे सूबे में आपके दिल के मरीज़ों के लिए कोई हॉस्पिटल ना हो, तो और जहाँ पे बच्चों के अमराज के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल इदारा ना हो, तो आप कैसे जो ना तब्दीली की बात करते हैं, आप सेहत इस्लाहात की बात करते हैं? इसका जवाब लेंगे तारिक साहब, ये आपने जो पॉइंट्स उठाए उससे पहले जो फयाज कह रहे थे, इसका हम जवाब लेते हैं खुर्रमशेर। लेकिन हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद हम बात करेंगे कि PTI ने क्या वादे किए थे, कितने वफा हुए और कितने नहीं हुए, वजूहात क्या थी। ब्रेक लीजिए। पोस्टमार्टम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ लाई, तब्दीली का नारा तो बहुत मकबूल हुआ। कप्तान का ये नारा सूबाई हुकूमत और पुलिस पर कितना असरअंदाज हुआ, इस रिपोर्ट में जानते हैं। तब्दीली नहीं रही, इस नारे ने मुल्क भर में तेजी से मकबूलियत हासिल की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का स्लोगन बना, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नारा खूब भाया। महकमा पुलिस में बुनियादी तब्दीलियां की। 13 अप्रैल 2017 मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर 25 साला मशाल खान को कत्ल किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत से सजा दिलाई। मर्दान में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साला बच्ची अस्मा के अहले खाना को इंसाफ मिला। 13 तारीख को उसके माँ बाप ने कहा कि अस्मा गायब है, पुलिस को बताया, पुलिस पहुंची। 14 तारीख को उन्होंने अस्मा की लाश रिकवर की, 24 घंटे में। अस्मा के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस 25 दिनों में हल हुआ।
कोहाट में रिश्ते से इनकार पर मेडिकल की तालिबा आसमा रानी का कत्ल, मुल्जिम कानून के शिकंजे से भाग ना सका, इंटरपोल के जरिए शारजा से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। केपी पुलिस की कारकर्दगी पर पेशावर के शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कोई पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आया, कोई सताया हुआ भी नजर आया। इस गवर्नमेंट में जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बहुत बेस्ट है। 10 में से 10 नंबर ही उसको मिलने चाहिए। केपीके की जो पुलिस है, मेरा तो खास एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि लोगों से हम सुनते हैं तो मैं 5 मार्क्स दूंगा। केपीके पुलिस जो है उसको मैं 10 में से 6 नंबर दे सकता हूँ। केपीके पुलिस को मैं 10 में से कम 8 नंबर तो दूंगा ज़रूर, क्योंकि अभी जो इन्होंने मेरिट पे बंदे लिए हुए हैं, इंशाल्लाह ये कुछ चेंज कर देंगे। वोट तो देंगे, ज़रूर देंगे, मगर क्या आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उस पार्टी का मंशूर जानते भी हैं? कराची के अवाम अपनी पसंदीदा पार्टियों के मंशूर के बारे में कितना जानते हैं, देखते हैं। वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी, सूबाई में पीपल्स पार्टी और नेशनल में पीटीआई। मंशूर उनका अच्छा है। मैं पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को देंगे, क्योंकि मंशूर क्या है? एक्चुअली मैं पीटीआई को वोट इसलिए दूंगा अगर पार्टी की बात हो। वोट किसको देंगे आप? जी इमरान खान। मंशूर क्या है? मंशूर बल्ला। वोट मुस्तफ़ा कमाल का है इरादा देने का। मंशूर क्या है? मंशूर जो है बस यही है कि पाकिस्तान में खुशहाली है। वोट उसको देंगे जो एजुकेशन देगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ देगा और जो आवाम को रिलीफ देगा। ओके, तो खुर्रम शेर जमान साहब, ये जो अब इलेक्शन होगा 2018 का, इसको कहा जा रहा है कि सन 2000 में जो पैदा हुए हैं उनकी 20 से पता नहीं कितनी 25 लाख तादाद है कि जो इसको वोट दे रहे हैं, यानी जो 18 साल के होंगे 2018 में। तो आप लोग यही कहते हैं कि यूथ बल जो है वो आप लोगों की साइड है, और बैक ऑफ द कैमरा अभी बात भी हो रही थी, आप कह रहे थे 5 साल बड़ी मेहनत की है। तो कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, कितना ज़्यादा आप लोगों ने यूथ पे फोकस किया है, और यूथ आपका मंशूर भी था, तो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पुरुम्मीद हैं आप इस बार इस यूथ बल से? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैं आपसे कोई अपनी तारीफ़ करूं। देखिए, इमरान खान ने जो पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर किया है, जो लोगों के दिमाग को खोला है, लोगों की सोचों को तब्दील किया है, लोगों को हिम्मत दी है, जज्बा दिया है कि अपने राइट के लिए, अपने इख्तियारात के लिए, अपने हक़ के लिए खड़ा हो, इससे बहुत बड़ा फ़र्क आया है। अब मैं आपसे नहीं कहता हूँ आप जाएँ बाहर को 10 नौजवानों से मिलें, मैं आपको 7 भी नहीं कहूँगा, मैं समझ रहा हूँ कि 10 में से शायद 9 आपको अफराद ये कहेंगे कि इमरान खान को उन्होंने वोट देना है। उसकी वजह ये कि हमने काम किया है, हमने अपने हलकों में काम किया। अगर आप मुझसे भी पूछें या मेरे बाकी जो कलीग्स हैं, 5 साल के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने, अगर हमारे हलके में 10 लाख लोग रहते हैं तो हम 10 लाख से लोगों से मिल गए, लेकिन हमने अपने इलाकों में, अपने हलकों में अपना चेहरा दिखाते रहे हैं। अपोजिशन का जो रोल था हमारा, हमने सिंध असेंबली में अपनी जान लगाई, हम असेंबलियों के अंदर लड़े, हमने क्या कुछ नहीं किया। ऐवानों के अंदर हर किस्म के रेजोल्यूशंस हो गए, कॉल अटेंशंस हो गई, एडजर्न मोशंस हो गए, सवाल जवाब हो गए। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था, जो लीडरशिप की ट्रेनिंग थी, जो एक लीडरशिप का विजन था, उसको लेके हम चले हैं, और हमें फ़ख्र है अपने लीडर के ऊपर। और मुझे तो यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शंस में वफाक में तो हमारी हुकूमत होगी, सुबह सिंध के अंदर भी मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। दैट्स अ क्लेम। अच्छा फरियाल, हमने 2013 में ये देखा था कि मूड स्विंग हुए थे। 2013 से पहले जो एक फैमिली थी जिसमें 5 अफराद थे, 5 के 5 फर्स्ट की जो एमकेएम को वोट देते थे, 2013 में थोड़ा स्विंग हुआ, और 5 में से 3 अगर 3 ने एमकेएम को दिया तो 2 ने पीटीआई को दिया। तो इस बार आपको लगता है कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है ये जो एक माइनॉरिटी थी 3-2 की, उसको 3-2 की मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर पाएगी पीटीआई? मैं ये तो नहीं कह सकती कि पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये कर पाएगी या नहीं, लेकिन जो एमक्यूएम के साथ हुआ है, एमक्यूएम जिस तरफ गई है ना, तो ये जरूर हो सकता है। इनफैक्ट इससे ज्यादा बड़ा टर्नआउट इस दफा पीटीआई को मिल सकता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद जो एमक्यूएम का वोट बैंक टूटा है, वोटर अभी कंफ्यूज है वैसे तो, लेकिन जैसे कि आपने शुरू में जिक्र किया कि इस दफ़ा जो जनरेशन जेड है वो पहली दफ़ा वोट देगी इस इलेक्शन में, जो 2000 में पैदा हुए हैं वो पहली दफ़ा वोट देने के काबिल बने, और पिछले इलेक्शन में यंग वोटर्स ही जो है वो तब्दीली लेकर आए थे, और इस दफ़ा वो ही तब्दीली और बड़े पैमाने पर आएगी। तो वोटर्स के पास चॉइस इस दफ़ा ये एमक्यूएम की बजाय दूसरी तरफ जाने की होगी। तो मुझे लगता है कि शायद पीटीआई इस दफ़ा और ज़्यादा टर्नओवर ले पाएगी। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ में ऐड करूँगा कि देखें, अब लोगों के अंदर बहुत शऊर आ गया, उसका जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया अब सहाफ़ियों ने प्ले किया। वोटर जब जाएगा वोट डालने के लिए, उसे 4 चेहरे नज़र आएंगे। एक चेहरा उसको नवाज शरीफ का नज़र आएगा, दूसरा चेहरा उसको जरदारी का नज़र आएगा,
तीसरा चेहरा उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का नज़र आएगा। ये 3 चेहरे हैं, या चौथा अगर आप कहेंगे कराची से आपने बात करनी हो तो वो इलाकाई जमातें हैं। कराची वाले भी ये समझ गए कि उनके मसाइल इलाकाई जमातें नहीं हल कर सकती हैं, जो मुल्की सतह की जमात होगी वही हल करेगी। तो ये 3 चॉइसेस हैं, 3 नाम हैं, उन 3 नामों से लोगों ने चूज़ करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है, जो कि मैं कहता हूँ चॉइस काफ़ी ऑब्वियस है। चॉइस काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज मैनिफेस्टोस की, कि जो भी गुफ्तगू हुई है अब तक उसमें हमने नून लीग और PTI के तो मैनिफेस्टोस पे क्या पोस्टमार्टम वादे क्या किए थे, कितने वफा हुए। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये देखेंगे कि रोटी मिली, कपड़ा पहना, मकान मिला। ब्रेक के बाद से पहले वादों और दावों की भरमार। जितने आप देहात कहेंगे उनको बिजली फराहम की जाएगी। ये कतई नहीं हो सकता कि हम जीरो लोड शेडिंग कर दे पाकिस्तान में। सिंध वालों को रोटी कपड़ा मकान मिला। रोटी कपड़ा मकान। पंजाब में कौन सी खुशहाली आई? हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई या नहीं? तब्दीली नहीं रही। सबका होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं सियासी जमातों के मंशूर का। क्या वादे होते हैं, कितने पूरे होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। कुछ तो पार्टियां हैं जिनके मंशूर हैं, लेकिन अगर सुबह बलूचिस्तान का रुख करें तो वहां पार्टियां बन जाती हैं, मंशूर का ऐलान बाद में होता है। कुछ तो ऐसी पार्टी जिनका मंशूर ही कोई नहीं है। तो जलाल नुरजई, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल, अभी बलूचिस्तान आवामी पार्टी की तश्कील पाई है, मंशूर का ऐलान बाद में होगा, ऐसा क्यों? देखिए ना, ये एक पार्टी तो दरअसल बहुत पहले बन चुकी थी जब इन्होंने पेशरफ्त की थी तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि आइंदा के लिए इनको इसमें समोया जाए, इनको इसमें महफूज रखा जाए और उनसे वो काम जो इनको मंजूर है वो हासिल करे। तो ये तो एक अलमिया है ना हमारा कि मंशूर पार्टी पहले बनती है और उसके बाद मंशूर का मरहला है और उसके बाद बाकी जो लवाजमात है एक पार्टी के उसको पूरे किए जाते हैं। और जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने भी मंशूर पर कोई इस हवाले से अगर हम देखें कोई नुमाया उस पर अमल दरामद तो नहीं हो सका है। यानी आप देखें कि बलूचिस्तान एक मसला इसमें फैसल कि इसमें तालीम, सेहत और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक मसला यहाँ अमन का है। अमन के लिहाज से आगाज़ में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जब उसने वज़ारत आला का कलमदान संभाला तो उसने कुछ पेशरफ्त की थी। वो बाहर के मुल्कों में भी गए और वो लोग जो यहाँ पे अमन अमान के लिए मसला बने हुए उनसे भी मुलाकातें की। लेकिन उसके बाद नवाब ज़हरी की हुकूमत और फिर ये अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो की हुकूमत है, इस हवाले तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जब एक सूबे में अमन हो और फिर तवज्जो दी जाए अपने मंशूर को, बल्कि ये इनके मंशूर में भी रहा है। खुद मियाँ नवाज शरीफ ने भी ये बात कही थी कि स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे और इनकी मुशावरत से आगे अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए एक सफ़र का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन हुकूमत के आने के बाद इस हवाले से तो कोई काम ना हुआ, ना इस पे कोई पेशरफ्त हो सकी है। और फिर अब एक जो इनका एक बहाना है, हीला है, वो ये है कि हमें मसाइल विरासत में मिले हैं। अब ये कैसी विरासत है कि 1947 से जो भी जमात बन रही है, जो भी हुक्मरानी में आते हैं, हमें विरासत में मसाइल मिले हैं, हमें विरासत में मसाइल मिले हैं। बाबा तो ये मसाइल तो जब आप कल जलाल, मुझे एक सवाल का जवाब बताएं मुख्तसरन कि क्या बेस के बगैर कोई इमारत खड़ी हो सकती है? देखे ना, बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती। तो मुझे बताइए कि मंशूर के बगैर सियासी जमात कैसे आ सकती है? मंशूर क्या है? मंशूर मैनिफेस्टो, उसका असल रूह, उसकी असल सारी चीज़ उसमें है। यानी कि मंशूर में होता है कि हम ये करेंगे, हम फला चीज़ करेंगे, तालीम लाएंगे, तरक्की लाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, गुर्बत लेके जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें ही नहीं है तो उन्होंने पार्टी बनाई किस चीज़ पे? हाँ, ये बात बिल्कुल बजा है फैसल कि देखे ना, मैं तो इस जमात को सिरे से कोई इस हवाले से एक जमात समझता ही नहीं हूँ। ये एक प्रेशर ग्रुप और ये एक आर्जी जमात है।
इनके आगे मकसद हदफ आइंदा के इंतखाबात है और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत है। और उस हुकूमत के आखिर में मैं आज आपके प्रोग्राम में ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि उस हुकूमत के आखिर में यामिड़ में आप देख लेना कि इसमें क्या इंतशार की फिजा पैदा होती है। और फिर ये वो लोग हैं, इसमें कुछ इस तरह है कि वो आज़ाद सेतों से कामयाब होते हैं, उनके हल्का इंतखाब है। ये किसी जमात या किसी सरबराह किसी कायद के पाबंद नहीं है। जब इन्होंने वफा मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं की तो ये क्या किसी दूसरे के साथ ये क्या वफा करेंगे? से या फलाह वगैरह से ये कोई वफा करेंगे? बलूचिस्तान की तुमने सूरत हाल देखी जहां पर मैनिफेस्टोस का ये आलम है कि कुछ पार्टीज इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती और अगर कुछ पार्टीज का है तो उनका ये अशर है कि उस पर अमल दरामद नहीं है। अब हम रुख करेंगे लियारी को पेरिस बना देने वाली या फिर बना के देने वाली दावा करने वाली पीपल्स पार्टी का। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर अवाम में मकबूलियत पाने वाली जमात पीपल्स पार्टी कराची के इलाके लियारी को पेरिस बनाने का दावा करने वाली ईसाई सरकार सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वालों को भी अमान न दे सकी। कराची के अस्पतालों की अफसोसनाक सूरत हाल पर सलमान अहमद की रिपोर्ट। खुले आसमान तले जमीन पर सोते ये अफराद हुकूमत की बेहिसी का शिकार। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो लगाती है, लेकिन सरकारी अस्पताल के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर ही रात गुजारने वाले इन अफराद की हालत पीपल्स पार्टी के मंशूर पर सवालात उठा रही है। आवाम बेचारी सड़क के ऊपर लेटी हुई है, कुत्ते वगैरह सब ऊपर चढ़ रहे होते। तो अगर सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई बैठने की जगह बना दे, कोई इंतज़ार गाह बना दे, तो ये होगा कि आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इधर तो देख के ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह ये आवाम लेटी हुई है यहाँ पे अस्पताल में। इनके नारे से तो ये महसूस हो रहा है कि ये उल्टा आवाम से रोटी कपड़ा मकान छीन रहे हैं। सिर्फ सरकारी अस्पताल के बाहर ही नहीं, शहर की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर भी छत और मकान से महरूम लोग सोते नजर आते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार की सूली पर लटकते मुसाफिरों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। ये बेंचेस लगे हुए हैं, ये ऐसे लगता है जैसे 1947 के बेंचेस लगे हुए हैं। मोर स्क्वाड अभी हम लोग इस्तांबुल से आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हमारे मुल्क सबसे पीछे है। कौन सा मंशूर, कहाँ का मंशूर? ये मंशूर का राग लापते हैं। मुसाफिर मच्छरों में जलील हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ये सिर्फ अपना पैसा अपना बैंक बनने के लिए है। सरकार ने अवाम के पास दुहाइयां देने के सिवा कुछ ना छोड़ा। शहरी कहते हैं कि हर सियासी जमात का कोई ना कोई मंशूर जरूर होता है, लेकिन अफसोस वो सिर्फ वोट के हुसूल तक ही महदूद नजर आता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सिर्फ लियारी को पेरिस नहीं बनाया, थर को भी पेरिस बना दिया, ये भी दावा किया, लेकिन थर में आज भी मौत रक्सा है। सैकड़ों माओ की गोदें उजड़ गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फकीर सलीम की रिपोर्ट। थर का कांपता सहरा अपनी दास्तान सुनाए तो कैसे। सिंध सरकार को तो सब ठीक लगता है। ये मुआशी इनकलाब जो शुरू हो रहा है थर में, हमने हर पाकिस्तानी को इसका बताया नहीं। आइंदा 5 सालों में जितना तब्दीली पाकिस्तान में आएगा, हर की वजह से किसी और इलाका इतना मुआशी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। लेकिन यही है असली थर, जहां तपती रेत पर जिंदगी पल पल मौत से लड़ती है। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों ने 5 साल में 1500 बच्चों से जीने का हक छीन लिया। हजारों बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए। 2 गुना बजट होने के बावजूद कई मरीज अद्वियात से महरूम रहे। इंतजामिया ने भी नाअहली छुपाने के अनोखे तरीके ढूंढे, बच्चों को दूसरे शहरों के अस्पताल मुंतकिल किया। ड्राउट मिटिगेशन पॉलिसी बनाई तो है, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ज़्यादातर बच्चे जो है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, जो मालन्यूट्रिशन की वजह से उनकी मौत बढ़ रही है, और उसके अलावा जो हमारे पास पिकाक है जिसको हम मोर कहते हैं, उसके भी बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। थर का कुदरती हुस्न भी सरकारी गफलत की भेंट चढ़ गया। ये आज भी वही रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है जिसका उससे वादा किया गया था। फकीर सलीम, समा, थर। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि नौज़ायदा बच्चों की अमवात में पाकिस्तान सर फहरिस्त है और सहराए थर में खुराक की कमी से बच्चों की अमवात का सिलसिला आज तक थम नहीं सका है। गो के इसको हुक्मरान जमात जो है सिंध की वो नहीं मानती है।
यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सहराए थर में जिंदगी नौज़ायदा बच्चों का खैर मकदम नहीं करती। जो पैदाइशी अमवात से बच जाते हैं वो खुराक की कमी और नाकिस खुराक का शिकार हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ रिपोर्ट करता है कि थर में शरह अमवात पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ज्यादा है। ग़िज़ाई क़िल्लत का सबसे ज्यादा शिकार सिंध है, जहाँ 40.5% बच्चे मुतासिर हैं। थर में सालाना फी 1000 नौज़ायदा बच्चों में तकरीबन 100 जान से चले जाते हैं। 3 दिहाइयों से थर में बच्चों की अमवात का यह आदाद शुमार नहीं बदला। पाकिस्तान में हर 22 बच्चों में से एक बच्चा अपनी पैदाइश के पहले माह ही मौत का शिकार हो जाता है। यूनिसेफ ने बताया है कि 80% नौमौलूद मौत के मुंह में जाने से बचाए जा सकते हैं अगर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल किया जाए। थर में बेपनाह पसमानदगी है। मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से कम उम्र माएँ भी ज़चगी के दौरान मौत का शिकार हो जाती हैं। इस इलाके में पीने का पानी इंतहाई आलूदा है, जिसे लोग जानवरों के साथ साथ पीने पर मजबूर हैं। और दरिया सिंध किनारे आबाद सिंध का तीसरा बड़ा शहर है सक्खर। साईं खुर्शीद शाह का शहर है सक्खर। यहाँ के लाखों प्यासे शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सूबाई हुकूमत का पीने के साफ पानी की फराहमी का वादा पूरा नहीं हो सका है। रोटी कपड़ा मकान का नारा बड़ा सुहाना, लेकिन पीपल्स पार्टी तो सिंध वासियों को साफ पानी भी मुहैया न कर पाई। 2007 में हुकूमत सिंध ने साफ पानी की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट का ख्वाब दिखाया, लेकिन 11 साल बाद भी दरिया किनारे आबाद सक्खर प्यासा ही रहा। मंसूबे के 1 अरब 25 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए, सबने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। रोड़ी में भी 5 करोड़ से 2 वाटर सप्लाई स्कीमें मंजूर हुई। 13 साल कबल 10 से जायद आरओ प्लांट्स 2 माह ही चल सके। मोहतरम नासिर हुसैन शाह 4 वजारतें लेके बैठा है, तो किस लिए लेके बैठा है? फिर हमें बताए तो सही ना, हमें क्या सहूलत दिए? हमें जो साफ पानी चाहिए तो वो तो हमें टाइम पे मिले ना। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह 3 वजारतें हासिल कर चुके, लेकिन इनके शहर के 12 लाख अवाम जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। तो फरियाल, हमें ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे बिलखुसूस वड्डे साईं की मंतक है, मेरी कुर्सी मेरी मर्जी। चाहे वोटर्स जो हैं वो साफ़ पानी उनको ना मिले, मैल न्यूट्रिशन से मरें बच्चे या फिर किसी और भी वजह से मरें। हाँ, लेकिन बिलावल अपने पार्टी की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। उनको बताया जाता है कि 100% काम किया है पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने, और बहुत ही अच्छा उनको सिंध दिखाया जाता है। अगर ये 100% है तो खुदा ना खास्ता अगर 50% काम किया होता तो क्या असर होता? बिल्कुल पता नहीं, 50 मतलब कुछ किया होता तो पता नहीं क्या होता। मैं तो ये कहूँगी शायद कुछ किया होता तो पता नहीं क्या होता। अभी सक्खर की बात हो रही थी, नासिर शाह साहब की बात हो रही थी। 10 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को माशाल्लाह से 15 ऐलान पर 10 बसें दी हैं, तो ये कारनामा अंजाम दिया है। फी बस जो है 1 साल के हिसाब से दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद कहते हैं कि वो इस वक्त कराची को 10,000 से ज़्यादा बसों की इस वक्त ज़रूरत है फौरी तौर पर, तो 10 बसें उसमें से आ गई हैं। तो बाकी की जो है 9,990 बसें जो हैं वो भी आइंदा 9,000 सालों में आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक ये ट्रांसपोर्ट का मसला, तो मैं कराची का डिस्कस करने लगी थी। थर की हमने सूरत हाल देखी। थर मैं खुद भी गई हूँ, फैसल आप खुद भी गए हैं, थर जा चुके हैं हम। और हम कहते हैं वहाँ मौत रक्सा है, वहाँ तो थर की जो पहचान है मोर, वो भी अब रक्स नहीं करता भाई। वहाँ पे अब कुछ रक्स नहीं करता, वहाँ पे रक्स करने की हिम्मत ही नहीं रही किसी की, वहाँ चलने फिरने की सकत नहीं रही लोगों में, तो रक्स तो बहुत दूर की बात है। और पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और आवाम सबसे खूबसूरत जो ये जुमला है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रोटी कपड़ा और मकान। इनके मैनिफेस्टो के टाइटल पे सबसे ऊपर 4 जुमले लिखे हुए हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम, दहशत से महफूज आवाम, ऊंचा हो जमहूर का नाम। सब में से आप देख लें कि सिंध हुकूमत ने चारों जो इन लाइनें हैं मैनिफेस्टो का निचोड़ है उनके, और इन चारों लाइनों पर उनकी कारकर्दगी क्या रही है, उस के लिए उन्होंने कितना काम किया है। हाँ, वैसे बड़ा काम किया है। ये उसके बरक्स जाते हैं उनके। सेहत से पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ महकमा सेहत में 3 अरब की करप्शन है, इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में। तो बाकी सूबों में
अरबों खरबों की करप्शन वो अलग है, और ये कारकर्दगी जरूर दिखाई है। मुझे ये प्लीज सवाल ले जाए, इससे पहले कि मैं पंजाब का रुख करूं, वहां ये मैं पूछूंगा जरूर कि अगर सिंध की ये सूरत हाल है तो क्या मैनिफेस्टो लेके जाएंगे 2018 में आवाम के पास, पंजाब के आवाम के पास। लेकिन खुर्रम साहब, हम आए दिन ये देखते हैं कि लोग जो है वोट देते हैं, वोट देने के बाद सूबाई असम्बली में हमारे मुंतखब लोग बैठते हैं। जब लोग ये देखेंगे कि उनके वोट, कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, जिनको इज्जत दे के उन्होंने वोट दिए हैं, जिनको इज्जत दे के उन्होंने असम्बलियों में बिठाया है, वो झगड़े, फसाद, हंगामा, अजीब किस्म के मुजाहरे, बात ना करने देना, तो ऐसे में कोई लॉ मेकिंग होती भी है सिंध असम्बली में, या फिर ये अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ऐसे गुलगपाड़ा करके वक्त जो है ख़त्म हो जाता है? नहीं, देखिए असल में सिंध असम्बली तो आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए की जो है बिल्डिंग एक बनाई है, और उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की करप्शन अब जो है उस पर तहकीकात शुरू हो गई है। स्पीकर सिंध असम्बली और सेक्रेटरी सिंध असम्बली के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो देखिए, ये सिंध असम्बली के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे नाराज़ हो गए थे कि 1 नंबर असम्बली में 2 नंबर लोग बैठे हैं। ये सारे नाअहल लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं। जिस तरह आपने बताया कि नासिर हुसैन शाह साहब ने 10 साल में 10 बसें निकाली हैं, इनकी अरबों रुपए की करप्शन, मैं आपको बताऊं, अरबों रुपए की करप्शन, इरेगुलरिटीज, वायलेशन जो हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब के अंदर छपी हैं। और हम सिंध असम्बली के अंदर जब तहरीक इल्तवा पेश करते हैं, जब हम तवज्जो दिलाओ नोटिस डालते हैं, जब हम कॉल अटेंशन डालते हैं, सवाल डालते हैं, तो वहाँ पर एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम मैंने रखा है मिस्टर अपोज। वो खड़े होकर हर चीज़ को अपोज कर देते, कहते हैं आई अपोज, आई अपोज। तो उनको जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती जो है ना सीनियर मिनिस्टर को अपोज करने की। कौन है? निसार खोड़ो साहब, जो सीनियर मिनिस्टर हैं। तो देखिए, जो हाल सूबे सिंध का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया ना, देखिए आप ये मत कहें कि लोग वोट देते हैं, लोग इनको वोट नहीं देते हैं। आपने निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। आप आर्मी के सामने आर्मी को खड़ा करा के वोट तो दिलवाएं, लोग इनको जूते मारेंगे। इन्होंने जो हाल किया है, जब थर में बच्चे मर रहे थे तो मुझे याद है कि कायम अली शाह साहब कहते थे कि वो गुर्बत से मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस महीने की रिपोर्ट है कि आज कल परसों तक की तारीख तक 16 बच्चे मरे मेल न्यूट्रिशन की वजह से। इनका ये हाल है कि ना तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के 7 के अंदर आवाम के पास पीने का साफ पानी है, ना जरदारी साहब के नवाब शामिल लोगों के पास पीने का पानी है, और ना ही भुट्टो साहब के मज़ार के आसपास किसी जियाले के पास पीने का साफ सुथरा पानी है। पानी ऐसा पिला रहे हैं पूरे सूबे को। मुराद अली शाह साहब का अपना गांव है झांगारा, वहाँ पर पानी की लाइन के लिए उन्होंने 8 साल पहले कोई मंसूबा बनाना था, उसके लिए फंड अप्रूव हो गया था। 8 साल। मुराद अली शाह साहब का अपना गांव है। सवाल ही नहीं पैदा होता ना। देखिए, आप अंदाजा लगाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है लोकल गवर्नमेंट की, उसका जो सेक्रेटरी है उसके पीए के घर से करोड़ों रुपए निकले। अब वो अल्लाह जाने कि वो करोड़ों रुपए का ये जा रहा है कि इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब वो पता नहीं उसका हिस्सा किस किस के पास जाता होगा। तो आज असेंबली में तो नारा लग रहा था, जाम छोड़ो जान छोड़ो। ये हाल हो गया हमारा। तो मैं तो कहूँगा कि मैं सिर्फ तौबा कर सकता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, लेकिन सहाफ़ियों ने जो रोल प्ले किया है पिछले 5 साल में, जो आवाम को इनका असल चेहरा दिखाया है, मैं आपको यकीन से बता देता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में नहीं होगी। ये ऑपोजिशन के अंदर भी बहुत ही छोटी मिकदार के अंदर चलिए। और शायद और जितने बुलंदोबांग दावे किए थे कि हमने ये, जैसे बिलावल भी कह रहे हैं कि हमने सेहत पे ये कर दिया और हमने तालीम के हवाले से कर दिया, सब कुछ अच्छा है, ओके की रिपोर्ट है। बजट में कितनी ओके की रिपोर्ट है, कारकर्दगी कैसे रही है 5 साल में? हमारे नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, अरबों रुपए के बजट से आवाम को कितना ज्यादा फायदा पहुंचा गया? हाँ फैसल साहब, जैसे खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला का नाम बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मैं ये फिगर दे रहा हूँ और सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अगर उनकी अपनी फिगर है कि 5 सालों में जो ADPS सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर सिंध गवर्नमेंट के अब तक 850 अरब रुपए लग चुके हैं। ये मैं लगने वाले पैसों की बात बता रहा हूँ, कोई अप्रूवल नहीं या रिलीज की बात नहीं बता रहा हूँ। 850 अरब रुपए में 550 अरब रुपए तो सिंध गवर्नमेंट के अपने पैसे लगे हैं, जबकि 100 अरब रुपए जो 29 अजला हैं उनको ये पैसे दिए गए। इसके अलावा 200 अरब रुपए जो है वफाक से मिले, जबकि 100 अरब रुपए फॉरेन फंडेड है। लेकिन मुझे कोई ऐसा अजला तो छोड़े, कोई यूसी ऐसी नजर नहीं आ रही है जिसको हम कह सके कि ये मॉडल है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल मॉडल नजर नहीं आएगा, कोई सड़क नजर नहीं आएगी, कोई लाइब्रेरी नहीं है। मुझे पूरे सिंध घूमता रहता हूँ। लाइब्रेरी और इसकी बात कर रहे हैं, सड़क तो है ही नहीं। सड़कें तो 1800 अरब रुपए का फिगर है 10 साल का। सड़कें तो सिरे से नहीं है। पार्टी ने 10 साल के अंदर 1800 अरब रुपए खर्च किए हैं सूबे सिंध के अंदर, डेवलपमेंट फंड के अंदर, सिर्फ तरक्याती कामों के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे 1800 अरब रुपए, 1800 अरब रुपए में तो मैं कहता हूँ नया शहर बन जाएगा शायद।
ये गया कहाँ है पैसा? और पेरिस भी नया बन जाता। तो हम्माद गजनवी साहब, ये जितने भी स्टैट्स और फिगर्स हमारे सामने हैं, इससे भी सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। अगर हम निकल जाए हैदराबाद से आगे तो हमें सिचुएशन ऐसी लगती है कि जो रूरल सिंध है जानबूझ के उसको रूरल रखा गया है। अर्बन तो वैसे ही अब रूरल की तरफ जा ही रहा है, पूरे कराची के गिर्द पूरी रूरल आबादी बसा दी गई। जो कुछ सेंसस और सेंसस के बाद हुआ है उसका तो रोना ही अलग है। सेंसस में आबादी कम के बाद एनएफसी का अवार्ड कम और पैसे का शेयर इस शहर के लिए कम। नतीजा ये है कि जहां 3 या 3.25 करोड़ आबादी जा रही है और 1 करोड़ समथिंग आबादी दिखाई गई है, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ आबादी दिखाई गई है, 1.5 करोड़ अफराद के लिए पानी दिया जाएगा जिसपे 3 करोड़ अफराद आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। पानी पे जंग दुनिया भर में बाद में होगी, यहीं से सूबा सिंध के शहर कराची से पहले फूट पड़ेगी। रुला देने वाली बदबख्ती है ये जो इंटीरियर सिंध के साथ सलूक है। बिलखुसूस ये गुनाह और भी बढ़ जाता है जब आप ये देखते हैं कि हुकूमत जो है उन्हीं लोगों की है जो इन छोटे शहरों में और देहात और कस्बों के लोग हैं। बुनियादी तौर पर वही सिंध में हुकूमत करते हैं और आप लोग जिस तरह जो लोग वहाँ रहते हैं वो जिस तरह तड़प रहे हैं, जो फरियाल का हाल है, बहुत ही ये सही है कि आप लोग जो इससे दिन रात मुतासर होते हैं वो खून के आंसू होते हैं। ये क्या सूरत हाल है। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया वैसे इस बात को मानती है कि सिविलाइज्ड मुआशरे और अनसिविलाइज्ड मुआशरे का बुनियादी फ़र्क ये है कि आप व्हाट इज़ द प्रीमियम दैट यू पुट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो इन बच्चे जिस तरह वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो वहाँ का है और जो पानी की सूरत हाल, इतनी बुनियादी बातें, यानी हम बजाय इसके कि कोई सोफिस्टिकेटेड बात कर सकते, आगे जा सकते, उनके स्कूल्स कॉलेजेस की बात कर सकते, उनकी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते, हम तो बहुत ग्रास रूट्स के ऊपर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और इतने सालों के बाद भी हम 1 इंच भी आगे नहीं जा सके। मेरा ख्याल है कि मुझे तो बाकी सूबे जो हैं, बिलखुसूस पंजाब जो है, इस हिसाब से तो हमें फिर बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। ये तो सियासतदान अपने अक्सर वादे तो नहीं पूरे कर पाते, लेकिन पंजाब में अगर देखा जाए तो बहरहाल ये एक सूरत हाल बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वहाँ सूरत हाल रही है। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा मकान, कितना उन्होंने दिया और अभी भी वो इसी बात पे कायम है कि हमने मुस्तहकम किया। बिलावल कहते हैं कि 5 लाख गरीब ख़ानदानों को हमने किया। अगर इसको मुस्तहकम करना कहते हैं कि रोटी भी नहीं मिले, कपड़ा भी ना मिले और जो मकान था वो भी ना रहे, तो फिर गैर मुस्तहकम न जाने किसको कहते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे 98% गरीब और मुतवस्सत तबके के अवाम का दम भरने वाली जमात के जो अब टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो चुकी है, क्या था उसके मंशूर में और अब क्या रह गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। पोस्टमार्टम में एक बार फिर खुशामदेद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, शहर कराची, उरुसल बलाद और शहर की वंस अपॉन अ टाइम कहलाई जाने वाली सबसे बड़ी जमात जागीरदारों और वडेरों के खिलाफ नारा लगाकर सियासी मैदान में कामयाबियां समेटने वाली MQM के मंशूर की अब बात करेंगे, जो अब मुंतशिर से नजर आती है। पार्टी की क्या कारकर्दगी रही इसका अंदाजा हम लगाते हैं। कराची में फारूक सत्तार का हल्का है NA 249। अवाम को मिलने वाली बुनियादी सहूलियात के हवाले से खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। कौमी असम्बली का हल्का 249 MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार 2013 में यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। लोगों से जानते हैं कि इस 5 साल के अरसे में डॉक्टर साहब ने कितने दौरे किए और जो वादे किए थे क्या उन्हें पूरा किया या नहीं। कराची के हल्का NA 249 के 3,88,000 से ज़ायद वोटरों ने 2013 के इंतखाबात में MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार को 1,09,952 वोट देकर मुंतखब किया। हल्का खारादर, मीठादर, कुम्हारवाड़ा, धोबी घाट, उस्मानाबाद, पुराना हाजी कैंप, रनछोड़ लाइन, भीमपुरा, गार्डन और मेवाशाह रोड पर मुश्तमिल है। कचरे के ढेर, सड़क पर बहता गंदा पानी और टूटी फूटी सड़कें यहाँ की पहचान बन चुकी हैं। पीने का पानी मुहैया है ही नहीं और बिल्कुल कचरे गलाजत के ढेर। आप यूं चले जाइए ज़रा
तो बिल्कुल गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। पानी, बिजली, ये इंसान की ज़िंदगी के लम्हे ये होना चाहिए। अगर ये लोग ये इस काम में काम नहीं आएंगे तो सियासत ही छोड़ दे, बेहतर है। हमारे हुक्मरान सही नहीं है। इलाका बुनियादी सहूलतों से आज भी महरूम है। अवाम कहते हैं वोट लेने के बाद फारूक भाई ने उनकी खबर ही नहीं ली। आपके इलाके का MNA कौन इस इलाके का, कुछ पता है आप? जी नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता है सर। इस हलके में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बसते हैं। हलका अपनी हसासियत की वजह से भी इस बात का हकदार था कि यहाँ तरक्याती काम होते नजर आते, मगर ऐसा न हुआ और हलके में पसमानदगी आज भी बरकरार है। NA 249 के वोटर नाराज हैं कि 2013 में जो इंतखाबी वादे किए गए थे वो कुछ भी पूरा नहीं किया जा सका। कैमरामैन सनाउल्लाह डहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ये तो फारूक सत्तार के हल्के का आपने हाल देखा। सिंध असम्बली का अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा इजहार, उनसे हम बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। MQM में धड़ेबंदी के बाद अवाम कंफ्यूज हैं, वोट किसे दिया जाए? बिल्कुल ठीक है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। यकीनन वोटर्स परेशान हैं, वर्कर्स परेशान हैं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ कि 2013 के इंतखाबात में भी हम अलायंस में थे हुकूमत में, और डिलीवरी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ हमारे वोटर सपोर्टर्स को ये ज़रूर पता है कि ये जो फैक्शन दोनों लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कहीं ना कहीं किसी न किसी मंतकी अंजाम तक तो जाएगी, चाहे अदालत के थ्रू जाए, चाहे बाहमी मुज़ाकरात से जाए। लेकिन तंजीम जो खड़ी है उनके साथ, जो उनकी अपनी तंजीम है, जो उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से बनाई है, वो उसके साथ जो एतमाद का रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। 2013 के इंतखाबात में भी एतमाद का वोट पड़ा, इसी तरह 2015 में बल्दियाती इंतखाबात में हमें एतमाद का वोट पड़ा। कारकर्दगी हम नहीं दिखा सके, उसकी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन बुनियादी तौर पे वोटर सपोर्टर्स को ये बात पता है कि इस तरह कराची की सिचुएशन में जहाँ पे छापे, गिरफ्तारियाँ, इख्तियारात का ना होना, उसमें नेचुरल वो अच्छी तरह समझते हैं कि कारकर्दगी दिखाई नहीं जा सकती थी। जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है वो भी आप देखें जुडिशरी के इन्फ्लुएंस से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एतमाद का वोट है वो हमेशा रहेगा, और वोट हमें सिर्फ पतंग को पड़ेंगे। वो बात दुरुस्त है कि कैंडिडेट गरीब मुतवस्सित तबके से मेरिट पर ही आएगा, अकरबा परवरी नहीं होगी। MQM जो अपने मैनिफेस्टो से बढ़कर एक चीज़ रखती है, आम आदमी को असेंबलियों में भेजने वाली रिवायत बरकरार रखेगी। जब ख्वाजा साहब, तालीम कराची की पहचान हुआ करती थी और MQM के मंशूर में भी तालीम को बड़ी अहमियत दी गई थी, इस पर अमल नहीं हुआ तो क्यों, क्या वजह थी इसकी? इसमें बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि तालीम की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, और सूबे सिंध में शायद हम पाकिस्तान में अगर कंपेयर करें ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा ख़राब तरीन सूरत हाल सूबे सिंध में है। पहली चीज़ तो ये कि यकीनन ये वजारत तालीम सिंध के अंदर हमेशा सवालिया निशान रही। जब ये पीर मज़हर साहब के पास गई और आज जाम महताब डहर साहब के पास है, तो इस तालीम के अंदर बदतरी ही आई, बेहतरी कोई ना आई। लेकिन क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी माजी में होते और अब अपोजिशन के होते हुए 3 साल से 4 साल से मुस्तकिल आवाज़ ही बुलंद की जा सकती है, जो की गई है। जिस तरह चैनल्स पे आप बुलंद कर रहे हैं, उसी तरीके से असेंबलियों में एहतजाज के ज़रिए ये बुलंद की जा सकती थी और की गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो गैर कानूनी भर्तियाँ जो 100 या 200 या 300 नहीं है, जिसकी तादाद 30,000 से ज़्यादा है, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। वो चाहे कॉलेजेस हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, और उन नौकरियों को जिन अफराद ने हासिल किया है, मेजॉरिटी ने पैसे दे के हासिल किया है। तो वो अब अपने पैसे भी पूरा करना चाहते हैं और उस पैसे पे नफ़ा भी उठाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक इंतहाई मुजरिमाना किस्म की गलती हुई है हमारी हुकूमत से। लेकिन कोशिश यही है कि अगर किसी तरीके से नेक्स्ट इलेक्शन में कोई पार्टी कितनी ताकत में आए या ना आए, हुकूमत कम से कम हम चाहते हैं कि वो हम अपोजिशन एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करके हुकूमत को ज़रूर टफ टाइम दें। ख्वाजा इजहार, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया।
खुरम साहब, जो भी गुफ्तगू आपने सुनी ख्वाजा साहब की, उस पर भी कमेंट दीजिएगा मुख्तसरन। और साथ ही एक ये मसला भी, हम तो जो बाकी इंटीरियर है सिंध की तालीम में हम वहाँ रोते हैं, जो सिचुएशन है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, कराची में कौन सी बहुत अच्छी सिचुएशन है, कराची के सरकारी स्कूल्स में कौन सी बहुत AC लगे हुए हैं, कौन से वहाँ पर बेंचेस जो हैं बड़े अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा देखें, ये सूबे सिंध की जब बात आई ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप कराची देख लें, चाहे लड़काना देख लें, चाहे मीरपुर ख़ास देख लें, या आप हैदराबाद देख लें। सूबे सिंध के जितने भी शहर हैं, जितने भी ज़िले हैं, हर जगह आपको यही हाल मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हुई, यहाँ पे झाड़ू फेरा गया है। वो कहते हैं कहीं तो कुछ काम हो जाता था कि कुछ 60-70% कमीशन मिल जाता होगा, यहाँ तो किताबों के ऊपर, कागज़ों के ऊपर सिर्फ साइंस हुई हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने क्या हुई हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि अपोजिशन मेंबर्स ने क्या ऐवानों के अंदर अपना रोल प्ले किया नहीं किया है, सड़कों पे अपना किया नहीं किया, हलकों में किया नहीं किया है। देखिए, मैं आपको बड़ा फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट में नहीं भी हैं और अगर आप अपने अपोजिशन का रोल सही प्ले करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है। हमने असेंबली के अंदर 3 मेंबर्स हैं, हम सिर्फ तहरीक इंसाफ के 3 मेंबर्स हैं MQM के सामने, लेकिन जो रोल हमने इस असेंबलियों के अंदर प्ले किया है वो किसी भी जमात से ज़्यादा है। इसी वजह से आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जितना काम मेरे हलके में हुआ है शायद कराची की किसी हलके में नहीं हुआ है। हमने अपनी सारी सड़कें बनवाई हैं, हमने पानी की लाइनें नहीं डलवाई हैं, सीवरेज की डलवाई हैं। बेशक वो सिंध गवर्नमेंट ने करी है क्योंकि उनकी हुकूमत है, लेकिन बात यह है कि क्या हमने उनके साथ में ताल्लुकात रखे, क्या हमने उनके साथ रिश्तेदारियाँ बनाई? नहीं, हमने असेंबलियों के अंदर खड़े होकर सही तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले किया, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ने अपनी पिछली बजट स्पीच में कहा कि खुर्रम शेर जमान हम पे शोर मचाता रहता है, लेकिन जितना पैसा हमने इसके हल्के पे खर्च किया कराची में अपने मेंबर के किसी हल्के पे खर्च नहीं किया है। तो ये देखें, आपकी मेहनत होती है, आपकी कामयाबी होती है, आपको इश्यूज उठाने पड़ते हैं, आपको ऐवान में बताना पड़ता है कि मेरी फला सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे फला हल्के में पानी नहीं आ रहा है। MQM के साथ क्या मसला रहा है कि ये ऐवान के अंदर आई नहीं है, इन्होंने अपनी अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया है, 1-1 साल 1.5 साल इनके मेंबर्स गायब रहे हैं, इस वजह से इनके हलकों के अंदर काम नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता हमारे हल्के में अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल हैं, हम वापस जा सकते हैं, लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि आप कहां गायब थे। ये भी मसला है कि जब आप सेनेट की एक सीट पे ही लड़ते रहेंगे और उसके बाद दीगर जो शहर से जुड़े अहम मसले हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें होगी। लेकिन एक और बड़ा मसला है, खुद को मुतवस्सित तबके की जमात कहलवाती MQM सिंध में वडेरा शाही के खिलाफ आवाज़ उठाती है MQM, लेकिन MQM और PSP के किस मौजूदा और साबका लीडर के पास कौन कौन सी गाड़ी है, ज़रा देखते हैं। जागीरदाराना निजाम नामंजूर, वडेरा शाही नहीं चलेगी, बड़े बड़े नारों वाली जमात MQM सिंध के फ्यूडल सिस्टम को चैलेंज करने वाली इस जमात के तमाम नुमाइंदे बिल्कुल अवामी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शान समझते हैं और गाड़ी के उसूल का जरिया पूछा जाए तो कहते हैं पैसे दोस्त ने दिए थे। बुलेट प्रूफिंग के 40 लाख रुपए ख्वाजा सुहेल मंसूर मेरे MNA ने मुझे दिए। वो टायर भी चेंज कराए थे, वो भी एक दोस्त से उधार लिए, अब तक वापस नहीं। हैरत है, नफ्सा नफ्सी के इस दौर में फारूक सत्तार को इतने खुदा तर्स और बड़े दिल वाले दोस्त कहां से मिले। कोई हमें हलवा ना समझे। MQM को खैर बात कहकर नई जमात बनाने वाले, जमीरों के जागने की बार बार मिसाल देने वाले कमाल दोस्त अहबाब के मामले में खुशकिस्मत रहे। वतन लौटने पर घर और गाड़ी सब इंतजाम कर दिया। मेरे पास भी मेरे दोस्तों ने लैंड क्रूजर गाड़ी दे रखी है। बात की जाए अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की तो ये भी किसी से पीछे नहीं, ये भी शहाना वीगो की सवारी करते हैं। बरसों जेल में गुजारने वाले MQM बहादुराबाद के रहनुमा आमिर खान के पास भी एक जबरदस्त वीगो है। ये है मुतवस्सित तबके के नुमाइंदा होने के दावेदार MQM के रहनुमा। इनको तो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना चाहिए, लेकिन जनाब रऊफ सिद्दीकी हो या आमिर खान, सभी हैं 4x4 के शौकीन। और इनके वोटर्स आज भी जानलेवा खतरात से भरी मिनी बसों और कोचेस पर कभी लटक लटक कर और कभी छत पर चढ़कर सफर करने पर मजबूर हैं। फरियाल, सवाल मैं ये करना चाहूँगा, ऐसे दोस्त कहाँ से मिलते हैं? बताएं, हम भी ढूंढते हैं ताकि हमें भी कुछ ऐसे घर, कोई ऐसी वीगो, कोई डबल केबिन, कोई लैंड क्रूजर हमें नहीं मिला सर। फैसल दो देख लें, अच्छा मेरे लिए भी। नहीं भाई,
ये चराग लेके ढूंढने तो शायद पता नहीं मिल जाए, इन लोगों को पता नहीं कैसे मिले। ऐसे दोस्त अल्लाह सबको दे, हमारी दुआ है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे दोस्त हमें तो नहीं चाहिए, हमें जरूरत भी नहीं है। कभी भी मुलाकात जिन लोगों को जरूरत होती है, मेरा ख्याल है शायद उन लोगों को मिल जाते हैं। कभी मुलाकात होती है एमक्यूएम के दोस्तों से, तो ये एक सवाल मैं जरूर करता हूँ कि जब 98% गरीब और मुतवसत तबके का हम नारा लगाते हैं तो हमारा मंशूर होता क्या है, हमारी नीयत होती क्या है उसके पीछे? क्या इन 98% गरीब लोगों को गरीब ही रहना है या फिर इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आना है? क्या इनका लिटरेसी रेट ऊपर आना है? मंशूर था क्या और रह कहाँ गया और खुद जो थे वो कहाँ चले गए? आपको याद होगा कि जब मुझे तो लग रहा है कि मंशूर तो अब आप देखें कि अभी तो पार्टी की अपनी सालमियत खतरे में पड़ी हुई है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि पार्टी कौन सी है और कौन सी नहीं है। और आपको याद होगा 2013 में जो साबका जो मरकज था वहां पर लोगों ने शिकायत क्या की थी? आपको याद है? लोगों ने शिकायत ये की थी कि ये साइकिल पे आने वाले गाड़ियों पे आ जाते हैं, हमें पूछते नहीं है। तमाम तर सियासी जमातों के लोगों का रहा यही है, उनसे उनके लीडरान से शिकवा। एमक्यूएम स्टैंड आउट अपने आप को समझती थी कि वो उनका राब्ता रहता था आवाम से, क्योंकि वो आवाम में से ही आए थे। लेकिन खुर्रम साहब, बहुत जल्दी ये फ़र्क हमने देखा ख़त्म होते हुए, यही वजह थी शायद डाउनफॉल की। असल में देखिए सर, हकीकत इनकी यही है। पहला दौर कुछ और था, बंदूक की ज़ोर के ऊपर काम चलता था इनका। सहाफ़ियों को डराते थे, टीवी चैनल्स को डराते थे, हकीकत सामने आती नहीं थी। जलसे होते थे तो कैमरा काट के दिखाया जाता था कि बस ऐसा दिखाओ कि लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं। जब इलेक्शंस होते तो ठप्पा मार के लेते थे। तो इन्होंने सियासत इसी तरह की। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दौर वो वक्त चले गया है, इनकी असल पोजीशन सामने आ गई है। और मीडिया चैनल्स ने ज़ाहिर है कि अपना रोल अब प्ले किया है जाके, जो पहले नहीं कर पाते थे। तो असल चेहरा सबके सामने आ गए। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हमारी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ ऑडिट है, हर चीज़ जो है हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। गाड़ियाँ हमारे नाम के ऊपर हैं, हमारे घर हमारे नाम के ऊपर हैं, हमारे पास अगर और प्रॉपर्टी है तो वो भी हमारे नाम पर है। हमारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो हमें गाड़ियाँ भी गिफ्ट कर रहा हो, गाड़ी के टायर भी दे रहा हो और घर भी दे रहा हो। ऐसे मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन ये है कि इंसान को सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला इंसान जो ना, हमेशा याद रखना उसका आखिर में मुँह काला ही होता है। राइट। तो तमाम तो मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, कुछ को मैं वक्त नहीं दे पाया उसके लिए बहुत माजरत। लेकिन हमारा क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है और हमने पोस्टमार्टम समा की स्पेशल ट्रांसमिशन थी जो 2 अख्ताम को पहुँची है। मुल्क को जुड़े मुख्तलिफ मसाइल का हमने पोस्टमार्टम किया, सर्जरी करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि कौन सा हल्का कितना हल्का था या कितना भारी था और किस मिनिस्टर ने किए थे वादे वो पूरे हुए या नहीं हुए। मईशत का ऊँट किस करवट बैठा भी या नहीं बैठा, और तालीम का जो वादा किया गया था कितना पढ़ा और कितना बढ़ा। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ इदारों या सियासतदानों की नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी होती है। आवाम को भी अपने गिरबानों में झांकना होगा, आवाम को भी अपना पोस्टमार्टम करना होगा। छोड़े जाते हैं आपको अली हसनैन की रिपोर्ट के साथ। पोस्टमार्टम के साथ सैयद फैसल करीम को दीजिए इजाजत। कराची जा बजा मसाइल का गढ़ बन चुका है। कहीं कचरे के ढेर लगे हैं तो कहीं बिजली गायब है। शहरी परेशान है कि आखिर इस शहर का वाली वारिस है कौन। मुआशी हब को सुधारने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मैं कराची का शहरी हूँ, ये मेरा अपना शहर है, लेकिन मैं इस शहर से कितनी अपनायत रखता हूँ, आइए यही सवाल आज अपने आप से करते हैं। शहर कचरा कचरा हो गया, कोई कचरा उठाने वाला नहीं। ये शोर तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन सड़क पर कचरा भी तो खुद ही फेंकते हैं। बिजली नहीं आ रही, एहतजाज करना हक है, लेकिन कुंडे लगाकर बिजली की चोरी भी तो हम ही लोग करते हैं। ये भाई साहब तो गायब हो गए, लेकिन भुगतना उन सबको पड़ेगा जो बिल की अदायगी बाकायदगी से करते हैं। बेहंगम ट्रैफिक सबका दर्द सर, लेकिन ट्रैफिक कवानीन भी तो हम ही तोड़ते हैं। यही सब अगर कुछ यूं हो जाए तो बिगड़ी हुई सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ सकती है। शहर के बिगड़ने और सुधरने के जितने जिम्मेदार हुक्मरान हैं, उतने ही हम भी हैं, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर।
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अली हसनैन, समा, कराची।